नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी और न्यूज 360 डिग्री में आपका स्वागत है। इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक ही बुलेटिन में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंग जैसे हालातों के बीच पाकिस्तान की नाकामी का एक और सबूत मिला है। दरअसल श्रीनगर के डल लेक के पास पाकिस्तान की ओर से लॉन्च की गई फतेह-1 रॉकेट का खोल बरामद हुआ है, जिसे भारतीय सेना के सैन्य ठिकानों पर इसे दागने के लिए इस्तेमाल किया गया था। श्रीनगर की डल झील में सफाई अभियान के दौरान पाकिस्तान के फतेह-1 रॉकेट का खोल मिला। ये रॉकेट पाकिस्तान की तरफ से 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दागा गया था, जो श्रीनगर सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने में नाकाम रहा था। फिलहाल रॉकेट के इस खोल को पुलिस को सौंप दिया गया है। इस खोल के जरिए पाक हमले का एक और सबूत मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक बड़ा जवाबी कदम था। इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर कायराना हमला हुआ था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सटीक कार्रवाई की थी। यह ऑपरेशन सीमित लेकिन मजबूत था। वहीं पाकिस्तान ने भी भारत पर तमाम हथियारों से हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। भारतीय रेलवे की बड़ी सौगात है। त्योहारों के बीच में तमाम यात्रियों के लिए एक सुखद खबर निकल कर आई है। ये खबर यह है कि त्योहारों के बीच में पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वो ट्रेनें तमाम देशों के अलग अलग रूटों में चलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार जो वेटिंग टिकट होती थी उससे कहीं ना कहीं तमाम जो यात्री है उनको राहत मिलेगी। जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है तो घर से बाहर रहने वाले लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। इस बीच रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे ने फिर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। भारतीय रेलवे ने 22 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच कई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। इनमें गोरखपुर से धनबाद के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 03678 दोपहर 3:30 बजे चलेगी और ये सेवा 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। वहीं पटना से एर्नाकुलम के लिए ट्रेन संख्या 06086 रात 11:45 पर रवाना होगी। ये भी 1 दिसंबर तक चलेगी। धनबाद से कोयंबटूर के लिए ट्रेन संख्या 06064 सुबह 6 बजे चलेगी। इसकी सेवा भी 1 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा नाहरलगुन से चर्लपल्ली के लिए ट्रेन संख्या 07047 मंगलवार दोपहर 1 बजे चलेगी और 2 दिसंबर तक जारी रहेगी। सांतरागाछी से अजमेर के लिए ट्रेन संख्या 08611 मंगलवार रात 7:55 पर रवाना होगी और ये सेवा 24 नवंबर तक जारी रहेगी। अगरतला से चर्लपल्ली के लिए ट्रेन संख्या 07029 शुक्रवार सुबह 6:20 पर चलेगी और 28 नवंबर तक ये सेवा जारी रहेगी। जीएसटी के स्लैब में अब सिर्फ 2 ही स्लैब बचे हैं, एक 5% का और एक 18% का। इस जीएसटी के बदलाव से जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के तमाम लोग कई तरह के दावे कर रहे हैं। सरकार इसे बचत उत्सव बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे ये करार दे रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सरकार दांव चल रही है। सरकार ने जीएसटी में नया संशोधन लागू कर दिया है। अब जरूरी सामानों पर टैक्स का बोझ कम होगा, जबकि लग्जरी और महंगी वस्तुओं पर टैक्स दरें और बढ़ेंगी। अभी तक जीएसटी की कई स्लैब थे, इसे घटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए हैं, 5% और 18%। सरकार का दावा है कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, लेकिन व्यापारियों और उद्योग जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि नए जीएसटी स्ट्रक्चर से उनके मुनाफे और दामों पर असर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि ये बदलाव जनता को सचमुच राहत देंगे या फिर महंगाई का बोझ और बढ़ेगा। अगर इस मामले में जनता के रिएक्शन की बात करें तो मिले जुले रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग इस जीएसटी संशोधन को सही बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सरकार की चुनावी चाल कह रहे हैं। तो सीएम मोहन यादव का लगातार लव जिहाद को लेकर बुलडोजर चलता आ रहा है। तो वहीं नवदुर्गा के दौरान गरबा पंडालों में अब लोग लाठी डंडा से इंतजार करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे गैर हिंदुओं की गरबा में एंट्री बैन करते नजर आ रहा है। भोपाल में श्री कृष्ण सेवा समिति ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं और जिहादियों के प्रवेश को लेकर चेतावनी जारी की है। कमेटी ने पंडालों पर पोस्टर लगाए हैं जिनमें लिखा है, गैर हिंदू अगर गरबा पंडाल में आएंगे तो उनकी घर वापसी कराई जाएगी।
गरबा आयोजकों का कहना है कि हम गरबा देखने आने वालों को गंगल जल पिलाएंगे और उन पर गोमूत्र छिड़केंगे। साथ ही इस चेतावनी भरे पोस्टर में जूते, चप्पल और डंडे की फोटो के साथ लिखा गया है कि जिहादियों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। कमेटी के कार्यकर्ता हाथों में डंडे लेकर पंडालों में तैनात रहेंगे। उधर गरबा पंडालों पर मुस्लिम लोगों को एंट्री को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जिस तरह सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते, उसी तरह उनके लोगों को भी गरबा में नहीं आना चाहिए। उन्होंने गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखने की सलाह दी है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जब याचिका दायर की थी, तो उस समय जब याचिका पर बहस हुई थी, उस दौरान तमाम तत्व न्यायालय में न्यायाधीश के सामने रखे गए थे, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उनका नाम एफआईआर में बेवजह डाला गया है, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो जो महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, कार या विदेशी बिल्लियां, या इसके साथ साथ तमाम जो उन्हें महंगे गिफ्ट मुहैया कराए गए थे सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, वो अवैध कमाई से हैं, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। ये मामला 200 करोड़ की ठगी से जुड़े सुकेश चंद्रशेखर केस से संबंधित है, जिसमें जैकलीन का नाम भी सामने आया है। जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले उनकी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई थी। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जैकलीन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अभी उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस की 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज ईसीआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। दरअसल जैकलीन के खिलाफ केस अभी चलता रहेगा, जिसमें एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज ईसीआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। मतलब जैकलीन के खिलाफ केस अभी चलता रहेगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंगपुरा इलाके में, और दिल्ली से विधायक जो जंगपुरा से हैं त्रिवेंद्र सिंह मारवा, उन्होंने पत्र लिखा था और पत्र में कहा था कि नवरात्रि के दौरान तमाम तरीके की नॉनवेज दुकानें और शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने नवरात्र के मौके पर शहर में मीट की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भी लिखा। मारवाह का कहना है कि नवरात्र हिंदू समुदाय के लिए बेहद पवित्र समय होता है और इस दौरान लोग व्रत रखते हैं। ऐसे में 2 अक्टूबर तक मीट की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। इस बीच विधायक मारवाह भोगल मार्केट पहुंचे और वहां नॉनवेज की दुकानों को खुद बंद करवाया। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि नवरात्र तक दुकानें बंद रखें। मारवाह ने चेतावनी दी कि अगर नवरात्र में दुकानें बंद नहीं हुई तो वो अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। मीट दुकानदारों का कहना है कि अगर मार्केट और लोग चाहते हैं कि वो दुकानें बंद करें तो वो राजी हैं, लेकिन इस फैसले को जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। गुजरात के पोरबंदर में एक बड़ा हादसा हो गया। सुभाष नगर जेटी में एक नाव में आग लग गई, जिस नाव में चीनी और चावल लदे हुए थे। यह नाव सोमालिया के बोसासो जा रही थी। गुजरात के पोरबंदर में सुभाष नगर जेटी पर लंगर डाले एक नाव में आग लग गई। एचआरएम एंड सन्स की ये नाव चावल और चीनी से भरी हुई थी, जिसमें आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई, लेकिन चावल से लदे होने के चलते नाव में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इसलिए नाव को समंदर के बीच में खींच लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये नाव सोमालिया के बोसासो जा रही थी। इसी दौरान इसमें आग लग गई। नवरात्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा पहुंचे। वहां उन्होंने नवविकसित त्रिपुर मंदिर का उद्घाटन किया और भव्य रूप से पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोमती जिले में पुनर्विकसित त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी, मुख्यमंत्री माणिक साहा और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। 500 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत 52 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर का निर्माण महाराजा धन्य माणिक्य ने सन 1501 में करवाया था। ये मंदिर अगरतला से 65 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
ट्रंप और मस्क के बीच का टकराव पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब पूरे 115 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क सार्वजनिक मंच पर एक साथ नजर आए। दोनों एक साथ बैठे, आपस में हाथ मिलाया और बातचीत भी की। कभी एक दूसरे के पार्टनर रहे ट्रंप और मस्क उस समय एक दूसरे के विरोधी नजर आने लगे जब सार्वजनिक रूप से दोनों की कलह सामने आ गई। लेकिन अब नई तस्वीर दिखी है। 21 मई को राइट विंग इन्फ्लुएंसर चार्ली कर्क की याद में रखे एक मेमोरियल कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति मस्क एक साथ दिखे। 115 दिनों में यह पहला मौका था जब दोनों को एक साथ एक ही कार्यक्रम में देखा गया। एक दूसरे के धुर विरोधी हो चुके ट्रंप और एलन मस्क ने हाथ मिलाया। दोनों एक साथ बैठे और आपस में बातचीत करते हुए दिखे। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने मस्क से दोस्ताना बातचीत में कहा कि मैंने आपको मिस किया। यहां हजारों लोग चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, जिनकी 10 सितंबर को यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यूपी के बाराबंकी से एक अनोखा मामला सामने आया है। एक बीजेपी नेता के कार के बोनट में 7 फीट लंबा अजगर मिला। हालांकि इसकी सूचना वन विभाग को मिलते ही वन विभाग ने रेस्क्यू कर। बाराबंकी जिले के सिरौली गौसपुर इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां कोटवा धाम के सत्यनाम पूर्वा गांव में बीजेपी नेता नागेंद्र प्रताप सिंह की कार में इंजन में करीब 7 फीट लंबा अजगर छिपा मिला। सुबह जब नागेंद्र सिंह अपनी कार स्टार्ट करने पहुंचे तो उन्हें कुछ असामान्य सा लगा। जैसे ही उन्होंने बोनट खोला तो अंदर विशालकाय अजगर कुंडली मारे बैठा था। ये नजारा देखकर गांव में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर जुटने लगे। सूचना पाकर वन विभाग की टीम भी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर कार से बाहर निकाला गया। इस दौरान की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन यानी कि DUSU के चुनाव के बाद अब EVM पर सवाल उठने लगे हैं। छात्र संगठन NSUI ने आर्यन मान के DUSU अध्यक्ष निर्वाचित होने को चुनौती दी है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने DU को नोटिस जारी कर EVM सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरे चुनाव में ABP ने बड़ी जीत दर्ज की है। 4 में से 3 पद ABVP के नाम रहे तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा हुआ। लेकिन चुनाव पूरे होने के बाद अब EVM को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छात्र संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए ABVP के आर्यन मान के डूसू अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को चुनौती दी है। NSUI नेता रौनक खत्री और जोसलिन नंदिता चौधरी की याचिका पर हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है। साथ ही नोटिस भेजकर EVM को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अध्यक्ष पद के लिए ABVP के आर्यन मान के खिलाफ NSUI की जोसलिन नंदिता चौधरी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और EVM पर सवाल खड़े करते हुए आर्यन मान के अध्यक्ष निर्वाचित होने को चुनौती दे दी। भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने के लिए और बंद कर दिया है। यानी कि अब ये पाबंदी 23 अक्टूबर 2025 तक बनी रहेगी। ये फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तान के विमानों की नो एंट्री अभी भी जारी है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस पर प्रतिबंध 1 महीने और बढ़ा दिया। अब यह बैन 23 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों और एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर 1 महीने के लिए यानी 24 अक्टूबर तक बैन बढ़ाया था। जारी नोटम के मुताबिक ये प्रतिबंध न सिर्फ पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान बल्कि पाकिस्तानी ऑपरेटर्स या लीज पर लिए गए विमानों और यहां तक कि सैन्य उड़ानों पर भी लागू होगा। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान रजिस्टर्ड विमान भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है और ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। यानी फिलहाल पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिलने वाली और वो भारतीय एयर स्पेस का उपयोग नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जंग जैसे हालातों के बीच पाकिस्तान की नाकामी का एक और सबूत मिला है। दरअसल श्रीनगर के डल लेक के पास पाकिस्तान की ओर से लॉन्च की गई फतेह-1 रॉकेट का खोल बरामद हुआ है, जिसे भारतीय सेना के सैन्य ठिकानों पर इसे दागने के लिए इस्तेमाल किया गया था। श्रीनगर की डल झील में सफाई अभियान के दौरान पाकिस्तान के फतेह-1 रॉकेट का खोल मिला। ये रॉकेट पाकिस्तान की तरफ से 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दागा गया था, जो श्रीनगर सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने में नाकाम रहा था।
महाराष्ट्र के ठाणे में मेट्रो लाइन 4 और 4A के पहले फेज का ट्रायल रन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। उन्होंने 4 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो की सवारी की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने गायमुख जंक्शन और विजय गार्डन के बीच 4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर मेट्रो की सवारी की। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मुंबई महानगर क्षेत्र में यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। मेट्रो के काम में देरी और लागत बढ़ने पर सीएम फडणवीस ने एमवीए की पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मेट्रो लाइन के रूट अगले साल के आखिर तक पूरा कर लिया जाए। कुछ काम अगले साल तक चल सकता है, लेकिन पूरा होने के बाद ये देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा। उन्होंने ये भी बताया कि बोगरपाड़ा में 45 एकड़ जमीन पर एक डिपो भी बनाया जा रहा है, जो मेट्रो लाइन 4, 4A, 10 और 11 की सेवाएं प्रदान करेगा। सीएम ने बताया कि इन सेवाओं से हर दिन कम से कम 22 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, जिससे उनके यात्रा समय में 50% से 75% की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 35.20 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 4 और 4A मुंबई के वडाला, घाटकोपर और मुलुंड इलाकों को ठाणे के कासरवडाली और गायमुख से जोड़ेगी। यूपी के गोंडा में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां जमीन विवाद ने लेकर पति ने अपनी पत्नी और ससुर को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पत्नी को करंट लगाकर मारा और ससुर का गला दबाकर हत्या कर दी। गोंडा जिले के परसपुर में जमीन विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी और ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक परसपुर थाना इलाके के राजापुर के रहने वाले पवन कुमार ने अपनी पत्नी संगीता को करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं बेटी को बचाने आए उसके पिता का भी गला घोंट उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी के ससुर ने अपनी पूरी जमीन बेटी और दामाद के नाम वसीयत कर दी थी। बाद में बेटी और दामाद के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई तो ससुर ने दामाद का नाम हटाकर पूरी संपत्ति अपनी बेटी को दे दी। इसी से नाराज दामाद पवन ने खौफनाक कदम उठाते हुए पत्नी और ससुर की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर मोरक्को गए हुए हैं। वहां उन्होंने टाटा से जुड़े एक डिफेंस प्लांट का उद्घाटन किया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत की किसी कंपनी ने भारत से बाहर डिफेंस यूनिट बनाने का प्लान सेटअप किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के मोरक्को के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम के नए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ये किसी भारतीय रक्षा कंपनी का पहला ऐसा प्लांट है जिसे अफ्रीका में लगाया गया है। ये दिखाता है कि भारत मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है। मोरक्को में प्लांट के उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत को बिना किसी लड़ाई या हमले के ही अपने आप मिल जाएगा। पीओके के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं और एक दिन वे कहेंगे मैं भी भारत हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन सीडीएस तीनों सेनाध्यक्ष और रक्षा सचिव के साथ बैठक में उन्होंने पूछा था कि अगर सरकार आदेश दे तो क्या सेना तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकियों को उनके धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्म देखकर मार गिराया। उन्होंने कहा आतंकवादी हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारते हैं, लेकिन भारत ने उनका धर्म नहीं देखा, सिर्फ उनके बुरे काम देखकर जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 40 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त अभियान के तहत में, और इस कामयाबी के बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा बलों की सराहना की है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 2 नक्सल के शीर्ष कमांडरों को ढेर कर दिया गया। इन दोनों पर 40 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए नक्सलियों की पहचान 63 साल के राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और 67 साल के कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण के तौर पर हुई है। दोनों बैन किए गए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता को सराहा है। उन्होंने लिखा, आज हमारी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी जीत को हासिल की है। अमित शाह ने कहा कि नक्सली नेतृत्व खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार 25 लाख एलपीजी कनेक्शन देगी। पूरे देश में
एलपीजी कनेक्शनों की संख्या 10 करोड़ 60 लाख पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार नवरात्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी, जिससे अब लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन पर 2050 रुपए खर्च होंगे, जिसमें सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर शामिल है। उन्होंने इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी देवी दुर्गा की तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये निर्णय माताओं और बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।